कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस के आप सभी बच्चों को जो भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, सिलेबस बता रहा हूं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स है, जिनमें पॉलिटिक्स क्या होता है, डिफरेंट अप्रोचेस क्या होते हैं पॉलिटिक्स समझने के लिए, सेंट्रलिटी ऑफ स्टेट क्या है, स्टेट क्या होता है, थ्योरीज ऑफ स्टेट, आइडियोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट, चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, स्टेट और नेशन के बीच में क्या अंतर होता है, डिबेट्स नेशन नेशनलिज्म के बीच में, डेमोक्रेसी सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना, और यूनिट 5 में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन में पढ़ना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है जो 5 यूनिट्स में बेसिकली बटा हुआ है। अब इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सवाल बनते हैं, आइए चलिए उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, भूमंडलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबलाइजेशन। भूमंडलीकरण जिसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, यह वो प्रक्रिया यानी ये वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, और जो राजनीतिक संबंध है उनका विस्तार होता है, और साथ ही साथ एकीकरण या इंटीग्रेशन होता है। इसके परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, जो दुनिया जो है एक वैश्विक गांव के रूप में क्या होती है, विकसित होती है। मतलब वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज के रूप में उभर के निकलता है, जहाँ पर वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीक और सूचनाओं का सभी चीज़ों का आदान प्रदान बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आर्थिक दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण कार्य समझे, तो देशों के बीच जो व्यापार और जो निवेश की बाधाएं उनको दूर करना हो गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है, उनमें विभिन्न देशों में अपने जो व्यवसाय मतलब बिजनेस का विस्तार करती हैं, और वैश्विक बाजार को एक वैश्विक बाजार का निर्माण करती है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, मतलब तकनीकी प्रगति है, विशेषकर इंटरनेट और जो संचार साधनों हैं, इन सभी प्रक्रिया को और भी गति प्रदान करता है। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर बात करें तो जो भूमंडलीकरण के कारण विभिन्न देशों की जो सांस्कृतिक विचार और जीवन शैली को आदान प्रदान होता है। लोग एक दूसरे के जो रीति रिवाज है, जिनमें भोजन, पहनावा, विचार को अपनाने लगते हैं। इससे सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है, लेकिन कई बार स्थानीय संस्कृति पर इससे बाहरी प्रभाव भी पड़ जाता है। भूमंडलीकरण के कई सकारात्मक प्रभाव होते हैं। इससे आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, तकनीकी उन्नति और जीवन जो स्तर है उनमें सुधार होता है, और देशों के बीच सहयोग और समझ भी बढ़ते हैं। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे इससे जो आर्थिक समानता वो बढ़ती है। ठीक है, आर्थिक असमानता बढ़ जाएगी, छोटे उद्योग प्रभावित होंगे, और जो सांस्कृतिक पहचान है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। इसके अलावा जो पर्यावरण की समस्या है ये भी बढ़ती चली जाती है। अंततः कह सकते हैं कि भूमंडलीकरण एक महत्वपूर्ण और व्यापक प्रक्रिया जरूर है, जो आधुनिक विश्व को जोड़ने के लिए सहायक होती है, लेकिन इससे लाभों का सही उपयोग और हानियों का नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है, ताकि एक संतुलित और जो समावेशी विकास है ये हमें सुनिश्चित हो सके। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन पर। ठीक है, अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए, राजा राममोहन राय के देनों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राममोहन राय। ठीक है, तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का नव जागरण का जनक, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस का कह सकते, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में जब भारतीय समाज हमारा अंधविश्वास, सामाजिक कुरीति और रूढ़ियों मतलब पुरानी जो विचारधारा से ग्रसित था, तब उन्होंने सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सुधार करने कार्य किए। उनके योगदानों ने जो हमारे आधुनिक भारत है इसकी नींव रखने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय का सबसे प्रमुख योगदान है वो है सामाजिक सुधार के क्षेत्र में था। उस समय भारतीय समाज में हमारा सती प्रथा जैसे बहुत सारी देखिए अमानवीय कुरीति चलती थी, जिसमें पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी चिता पर जला दिया जाता। राजा राममोहन राय जी ने इस प्रथा का कड़ा विरोध किया और उसके खिलाफ एक जनमत तैयार किया, मतलब लोगों को इकट्ठा किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप क्या होता है, 1829 में जो सती प्रथा से प्रतिबंध लगता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाल विवाह, जाति भेदभाव और जो महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। वे नारी शिक्षा और जो विधवा पुनर्विवाह था उसके समर्थक थे। ठीक है, कि ताकि महिलाओं का फिर से विवाह हो सके और महिलाओं को समाज में एक सम्मानजनक जो स्थान है वो उनके पक्षधर थे। धार्मिक क्षेत्र में भी उनका जो योगदान है अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त जो भी अंधविश्वास है, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, कर्म कांड हो, उसकी आलोचना की है, और इकेश्वरवाद मतलब मोनोथिज्म का समर्थन किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1828 में जो ब्रह्म समाज है हमारा उसकी स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने धार्मिक सुधार को बढ़ावा दिया और लोगों को तर्कसंगत बनाया कि कोई भी चीज़ में लॉजिक ढूंढी उसके बाद ही कोई चीज़ अपनाई है, और सरल धार्मिक आचरण को प्रेरित किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच में सहिष्णुता और जो समन्वय की भावना उसको प्रोत्साहित करने का कार्य किया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में भी राजा राममोहन रॉय जी का जो योगदान है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने आधुनिक शिक्षा, विशेषकर कहा जाए जो पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थन किया। उनका मानना था कि विज्ञान और तर्क
पर आधारित जो शिक्षा है वही समाज का वास्तविक विकास संभव है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रसार के लिए प्रयास किए और साथ ही से आधुनिक विषय जैसे विज्ञान, गणित और दर्शन को शिक्षा में शामिल करने पर जोर दिया। और दिशा में उन्होंने क्या किया, बेसिकली दिशा में उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में सहयोग किया। राजनीतिक क्षेत्रों में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया और प्रेस पर लगाए गए जो प्रतिबंध है उनका विरोध किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई और प्रशासन में सुधार की मांग की। वे भारतीयों को बेसिकली राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने वाले एक अग्रदूत मतलब एक बेसिकली आगे बढ़ने वाले लोगों में से एक थे। इसके साथ ही साथ राजा राम मोहन राय जी ने भारतीय समाज में आधुनिकता, तर्कशीलता और जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसको बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को अंधविश्वासों से मुक्त होकर सोचने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के प्रेरित किया। उनके विचारों से भारतीय समाज को एक नई दिशा मिली और आगे चल के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो आधार बन सकता था उन्होंने तैयार किया। हालांकि इनके विचारों में बहुत सारी आलोचनाएं भी, क्योंकि देखिए सभी लोग समर्थन तो हो नहीं सकते, कुछ आलोचक भी होंगे। कुछ लोगों ने इन्हें अत्यधिक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित किया, जबकि उन्होंने अन्य धार्मिक सुधारों का भी विरोध किया। फिर भी उनके योगदानों का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज को जो रूढ़िवादी विचार था उससे बाहर निकाला और आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। अंततः हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक, विचार और आधुनिक भारत के निर्माता है। उनके द्वारा जो किए गए सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और जो राजनीतिक सुधार है भारतीय समाज को नई दिशा दी और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान से आज भी हमारे समाज के लिए कई प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, तो ये था हमारा राजा राम मोहन राय के देनों का वर्णन। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारे लिए जो पेपर में पूछा जाएगा कि लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उसकी व्याख्या करें। डिस्कस द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो चलिए आइए जानते हैं इस थ्योरी को हम लोग। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार लोकतंत्र को केवल राजनीतिक व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि एक आर्थिक, सामाजिक संरचना के संदर्भ में हम लोग समझ सकते हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के विचारों पर आधारित यह सिद्धांत मानता है कि किसी भी समाज में अगर राजनीतिक व्यवस्था उसकी आर्थिक संरचना से निर्धारित होती है, इसलिए जो लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप अगर हमें इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में जो उत्पादन के साधन है उस पर नियंत्रण किसका होता है, ये इस पर डिपेंड करता है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार जो वर्तमान पूंजीवादी समाज है, ठीक है, वो जो लोकतंत्र देखने को मिलता है उसे बुजुर्वा लोकतंत्र, ठीक है, कहा जाता है। यह लोकतंत्र दिखने में तो समानता, स्वतंत्रता, अधिकार की बात करता है, लेकिन वास्तव में ये पूंजीपति वर्ग के हित की रक्षा करता है। चुनाव है, संसद है, कानून जैसी संस्थाएं मौजूद होती है, परंतु इस पर प्रभाव जो है आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग का ही होता है। इस प्रकार जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार पूंजीवादी लोकतंत्र केवल एक आभासी या औपचारिक लोकतंत्र जो होता है, फॉर्मल डेमोक्रेसी है, जिससे शक्ति जो है, वास्तविक शक्ति कुछ ही लोगों के पास से केंद्रित होती है। मार्क्स का ये कॉलम जो कार्ल मार्क्स है उनका ये मानना था कि समाज में जो मुख्य संघर्ष वर्ग है यानी जो क्लास स्ट्रगल का होता है, एक ही पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग होता है। ठीक है, पूंजीवादी लोकतंत्र में श्रमिक वर्ग का जो मतदान का तो अधिकार होता है, लेकिन आर्थिक असमानता के कारण वे जो वास्तविक निर्णय हो सकते हैं उनको निर्णय लेने में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र का रूप जो है समानता का भ्रम पैदा नहीं करता, जबकि असमानता को बनाए रखता है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार वास्तविक लोकतंत्र तभी संभव हो पाता है जब उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है वो निजी स्वामित्व समाप्त हो और समाज में एक सामूहिक जो स्वामित्व मतलब सभी लोगों के लिए हो, वो चीज बना स्थापित हो सके। इसलिए कार्ल मार्क्स ने प्रोलेटारिएट की जो तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेट की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका अर्थ यह है, यह किसी व्यक्ति की तानाशाही नहीं है, बल्कि ऐसा यह है कि श्रमिक वर्ग जो है वो सत्ता पर नियंत्रण अपना स्थापित करेगा और पूंजीवादी जो शोषण है उसको साथ करके एक वर्गहीन क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करेगा। इस संक्रमण काल के बाद एक ऐसे समाज की कल्पना की जाती है जहाँ पर वर्ग भेद जो है समाप्त हो जाए और राज्य की आवश्यकता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। इस अवस्था को साम्यवाद यानी जिसे हम कम्युनिज्म के नाम से भी जानते हैं। इस स्थिति में वास्तविक जो लोकतंत्र है वो स्थापित होगा जहाँ सभी लोग समान होंगे और किसी भी वर्ग का शोषण यहाँ पर नहीं होगा। इससे ही मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जिसे वास्तविक या जनवादी जो लोकतंत्र, रियल और पीपल्स डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। हालांकि मार्क्सवादी लोकतंत्र के इस सिद्धांत की आलोचना भी कहीं की जाती है। आलोचक कहना है कि ये जो तानाशाही है ये व्यवहार में अक्सर एक दल या नेता की तानाशाही बदल जाती है, जिससे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाएगी। इसके अलावा राज्य के समाप्त होने की जो अवधारणा भी बेसिकली वो रूप से संभव नहीं मानी जाती है। फिर भी मार्क्सवादी सिद्धांत का महत्व इस बात में कि ये लोकतंत्र को केवल राजनीतिक अधिकारों से सीमित नहीं रखता, बल्कि आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय को भी लोकतंत्र का हिस्सा मानता है। यह हमें सोचने में मजबूर करता है कि क्या केवल चुनाव और मतदान से ही लोकतंत्र पूर्ण हो पाता है, पर इसके लिए क्या आर्थिक समानता भी आवश्यक है।
अंततः निष्कर्ष में कह सकते हैं कि मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है लोकतंत्र की एक आलोचनात्मक और जो गहन व्यवस्था है व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि जब तक समाज में आर्थिक समानता और लोक वर्ग विभाजन मौजूद है तब तक लोकतंत्र जो है अधूरा रहेगा। वास्तविक लोकतंत्र तभी होगा जिसमें सभी व्यक्तियों को न केवल राजनीतिक बल्कि जो आर्थिक और सामाजिक जो स्वतंत्रता है या समानता है वो भी प्राप्त होगा, तभी जाके हो पाएगा। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, वैश्वीकरण में राज्य की जो भूमिका होती है, ठीक है, इसके बारे में वर्णन करें इसका। तो इस सवाल का आंसर लिखिएगा। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसके माध्यम से दुनिया के जो विभिन्न देश हैं उनके बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का विस्तार हुआ। इस प्रक्रिया ने विश्व को एक वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज के रूप में बदल दिया। सामान्यतः यह धारणा चलती रहती है कि वैश्वीकरण के कारण जो राज्य की भूमिका जो कमजोर हो जाती है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। ठीक है, वस्तुतः राज्य की भूमिका समाप्त नहीं होती बल्कि उसका जो स्वरूप है, स्ट्रक्चर और जो कार्य क्षेत्र है यानी वर्क प्लेस है वो बदल सा गया है बस। ठीक है, वैश्वीकरण के संदर्भ में कहा जाता है कि राज्य की भूमिका को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम ये देखें राज्य इस प्रक्रिया को कैसे प्रोत्साहित करता है, नियंत्रित करता है, अनुकूल करता है। सबसे पहले राज्य जो है वैश्वीकरण का एक प्रमुख चालक है। अनेक देशों में आर्थिक जो उदारीकरण, जिसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन है की नीतियाँ राज्य द्वारा लागू की गई। उदाहरण के लिए भारत में जब 1991 में आर्थिक सुधार किए गए तो भारत ने भी एलपीजी रिफॉर्म्स बनाए। इससे व्यापार में जो बाधाएं थी उनको कम किया गया, विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया और वैश्विक बाजारों के लिए अपने जो द्वार है वो खोल दिए गए। इस प्रकार राज्य जो है स्वयं वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। दूसरी ओर राज्य की एक और महत्वपूर्ण भूमिका है न्यायिक है, रेगुलेटरी होती है। वैश्वीकरण के बाद जब बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो विदेशी निवेश बढ़ते हैं, तब राज्य ये सुनिश्चित करता है इन गतिविधियों से देश के हितों की रक्षा हो। इसके लिए राज्य श्रम कानून, पर्यावरण नियम, कर नीति और व्यापार नीति बनाता है। उदाहरण के लिए राज्य सरकार यह तय करती है कि विदेशी कंपनी किस क्षेत्र में निवेश कर सकती है और किन शर्तों के साथ काम करेगी। इस प्रकार राज्य जो है किसी भी राज्य वैश्विक जो शक्ति है और घरेलू आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त कहा जाए तो राज्य की जो भूमिका है, राज्य एक संरक्षक, प्रोटेक्टर तभी होता है। वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जिसके जो कमजोर वर्ग और छोटे छोटे उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में राज्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जिनमें सब्सिडी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समाज में जो कमजोर वर्ग है उनकी रक्षा करता है। उदाहरण के लिए भारत में जो विभिन्न कल्याणकारी योजना जैसे मनरेगा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है आदि, ये सभी चलाई जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य केवल बाजार की शक्ति में निर्भर नहीं होता बल्कि सामाजिक जो न्याय है उनको भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है। वैश्वीकरण के युग में राज्य की जो भूमिका है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्य विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आईएमएफ हो गया, साथ ही साथ आदि के माध्यम से वैश्विक जो नीति और नियमों के निर्माण में भाग लेता है। इन संगठनों के माध्यम से राज्य जो है अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए जो भी वैश्विक सहयोग उसको बढ़ावा देता है। इस प्रकार राज्य जो है वैश्विक जो शासन, ग्लोबल गवर्नेंस है, एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। हालांकि वैश्वीकरण के कारण कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो पूंजी यानी कैपिटल और जो सूचना इन्फॉर्मेशन, इसके तीव्र प्रभाव के कारण जो राज्य की जो पारंपरिक नियंत्रण प्रणाली है, ठीक है, ये जो क्षमता है वो कुछ हद तक सीमित सी हो गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रभाव बढ़ने से कई बार राज्य की जो नीतियाँ वो प्रभावित होती है। इसके अलावा वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा मतलब ग्लोबल लेवल पे जो कंपटीशन होता है, इसके कारण राज्यों को अपने कर, टैक्स और जो श्रम कानून है उनमें थोड़ी ढील देनी पड़ती है, जिससे उनकी स्वायत्तता मतलब जो सोवेरेनिटी है उन पर दबाव पड़ता है। फिर भी यह कहना गलत होगा कि वैश्वीकरण ने राज्य को और कमजोर कर दिया। वास्तव में वो राज्य की भूमिका अधिक जटिल और बहुआयामी हो जाती है। अब राज्य केवल एक शासक, रूलर नहीं रहेगा बल्कि एक सुविधादाता मतलब फैसिलिटर, नियामक, रेगुलेटर और संरक्षक और जो मध्यस्थ है, मेडिएटर, ठीक है, इनके रूप में यहाँ पर बन के निकलेगा। यह वैश्विक और राष्ट्रीय जो भी स्थानीय दोनों स्तर पर संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। अंततः हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण के युग में राज्य की जो भूमिका है वो समाप्त नहीं हुई बल्कि उसका स्वरूप बदलकर और अधिक महत्वपूर्ण और सक्रिय सा हो गया। राज्य और जो आज भी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय हित की रक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इससे वैश्वीकरण और जो राज्य है एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि परस्पर एक दूसरे को पूरक है, ठीक है, जो मिलकर आधुनिक विश्व के जो विश्व व्यवस्था है उसको आकार देने का कार्य करते हैं। तो ये था आप सभी बच्चों के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 15 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए पेपर में पूछे जाएंगे। इसके अलावा हमने आपको अपने चैनल के प्ले सेक्शन पे पूरा मेजर पेपर उनका पॉलिटिकल साइंस का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिया है।
आप जाके महासंग्राम वीडियो हमारा देख सकते हैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी प्ले लिस्ट पे तो पूरा सिलेबस PYQ सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ जाइए देखिए। वीडियो पसंद आए दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।